और घर पे बैठ के पढ़ाई भी कर रहे हैं, मुझे मालूम है, क्योंकि मैं जो पढ़ा के गई थी आपको वो तो आप लोगों ने पढ़ लिया। चलिए मैं आज फिर से एक नए प्रकरण के साथ आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 5 में हमारा परिवेश के पाठ 6, जिसका नाम है वन्य जीवों का संरक्षण, का एक प्रकरण वन्य जीवों का संरक्षण एवं उसके उपाय के बारे में बताऊंगी। इस प्रकरण को पढ़ने के बाद आप लोग विलुप्त एवं संकटग्रस्त जातियों में अंतर कर पाएंगे। आप लोग रेड डाटा बुक के बारे में जान जाएंगे और साथ ही साथ राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में भी जान जाएंगे। तो बच्चों, मैं आज के अपने प्रकरण को शुरू करती हूँ। सबसे पहले बच्चों, हम ये देखना चाहते हैं कि आप लोगों ने क्या सीखा। कल हमने जो पढ़ाया था उससे आप लोगों ने क्या क्या सीखा, उस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। उन प्रश्नों का आज आपने जवाब आसानी से दे दिया, इसका मतलब आपको कल का प्रकरण याद हो गया। ऊन हमें किस जंतु से प्राप्त होता है? बच्चों बताइए, सबका जवाब बिल्कुल सही आने वाला है। किससे प्राप्त होता है ऊन? भेड़ से। और भेड़ के अलावा याक से भी हमें ऊन प्राप्त होता है। एक प्रश्न और हमारे पास देखिए, गाय से हमें क्या प्राप्त होता है? बिल्कुल सही, सब एक साथ चिल्ला के बोलेंगे ना, दूध। मुझे मालूम है, जो उत्तर आता है सब इकट्ठा बोलते हैं, कोई नहीं रुकता है। तो गाय से हमें दूध प्राप्त होता है और दूध से बने हुए सामान जैसे दही, मक्खन, लस्सी, मलाई, छाछ, इतनी मजेदार मजेदार चीजें, उसी से मिठाइयां भी बनती हैं। अब बच्चों ये प्रश्न देखिए, यदि सारे जंगल कट जाएं तो क्या होगा? अब हमारे पास ये प्रश्न आ गया। सोचिए जरा सा, यदि सारे जंगल कट जाएंगे तो क्या होगा? भाई जंगल किसका घर होता है? जंगली जानवरों का, यानी वन्य जीवों का। अगर वो काट दिया जाए तो क्या होगा? वो अपने घर से बाहर निकल आएंगे। जैसे हमारा घर है, हम अपने घर में रहते हैं, अगर कोई उस घर को तोड़ दे तो हम कहाँ आ जाएंगे? सड़क पर आ जाएंगे, यानी घर के बाहर आ गए ना हम। चिड़िया घोंसले में रहती है, घोंसला उसका तोड़ दे तो चिड़िया कहाँ जाएगी? घोंसले के बाहर ही कहीं रहने लगेगी ना। तो इसी तरीके से यदि वन्य जीवों का घर होता है जंगल, अगर जंगल सारे काट दिए जाएं तो क्या होगा? वन्य जीव तो बेघर हो जाएंगे, और जब वो बेघर हो जाएंगे तो वो सड़कों पर निकलने लगेंगे। सड़कों पर निकलेंगे क्योंकि उनके अंदर गुस्सा होगा अपने घर को तोड़ने का, अपने घर के जाने का, तो वो लोगों पर आक्रमण भी करेंगे। जंगल कटने से पेड़ कट जाएंगे, सारी ऑक्सीजन भी खत्म हो जाएगी, तो हम लोग सांस भी नहीं ले पाएंगे। तो हमारा पूरा का पूरा जो प्राकृतिक संतुलन है वो नष्ट हो जाएगा। चलिए हम इसी के बारे में आज डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं, कटते जंगल। बहुत पहले समय की बात है। देखिए ये क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को बच्चों? दिखाई दे रहा होगा, घना जंगल है। इसमें देखिए बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, पेड़ों के ऊपर बंदर है, हाथी है, भालू है, हिरन है, बारहसिंगा, गैंडा, मोर, बाघ, शेर, यानी बहुत सारे जानवर हैं और बहुत घना जंगल है। इतना घना जंगल है कि सारे जानवर आराम से रह भी रहे हैं और अपना परिवार भी रखे हैं, तो जानवरों की संख्या में वृद्धि भी हो रही है। और उस समय जब हमारे दादा दादी से पूछिएगा आप कि जब वो लोग छोटे छोटे रहे होंगे तो उस समय कितना अच्छा मौसम रहता होगा। सुबह जब उठते होंगे तो कितनी ठंडी हवा मिलती होगी। शाम के समय जब सूरज ढलने वाला होता है तो उस समय का मौसम कितना ठंडा हो जाता था। लेकिन क्या आज होता है? आज रात के 8 बजे तक गर्मी बनी रहती है, 9 बजे तक गर्मी बनी रहती है कि हम बाहर नहीं बैठ सकते बिना पंखे के। एक क्या है, ये सिर्फ दुष्परिणाम है किसका? जंगल के काटने का। देखिए ये सीन। उसके बाद धीरे धीरे जब मानव की संख्या बढ़ी, यानी मानव की जनसंख्या धीरे धीरे क्या हो रही है? दुनिया की बढ़ रही है। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो सारे मनुष्यों को रहने के लिए घर चाहिए होगा। अब वो घर के लिए जमीन कहाँ से लाएंगे? ऑब्वियसली वो क्या करेंगे, जो शहर के आसपास वाले जंगल थे उन्होंने उन जंगलों को काटा। तो जो खेत थे, खेत कहाँ चले गए? अब सोचने कहाँ चले गए? जंगलों में बन गए खेत और खेतों में बन गए मकान। भाई मान लीजिए ये हमारा घर है, उसके पास हमने खेती कर रखी है, खेतों के पास हमारे घने घने जंगल है ना। हमारी आबादी बढ़ी, एक घर में हम नहीं रह पा रहे हैं, हमें दूसरे घर की जरूरत है, तो हमने खेत काट के मकान बना लिया। और जब खेत काट के मकान बना लिया तो क्या करना पड़ेगा हमें? हमें खेती की जरूरत तो पड़ेगी पड़ेगी, तो हम जंगल काट के खेत बना लेंगे। और जंगल को हम आगे शिफ्ट कहीं ले जा नहीं सकते क्योंकि वो पहले से मौजूद है। तो इस वजह से जैसे जैसे आबादी बढ़ी, तो देखिए खेतों को काट काट कर मकान बनाया गया और जंगलों को काट के खेत बनाया गया। आबादी और ज्यादा बढ़ी, और ज्यादा बढ़ी, बढ़ती चली गई।
उसके बाद जब आबादी ज्यादा बढ़ी तो आने जाने के लिए लोगों ने क्या बनाए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाना शुरू कर दी। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के साथ रास्ते में सड़कें बनने लगी। जब सड़कें बनी तो क्या हुआ, और कुछ सड़कें जंगल के अंदर से होकर जाने लगी, तो फिर जंगल को काटा गया। जैसे हमारे शहर लखनऊ में ही अगर आप देखिए तो कुकरेल जंगल है, उसके अंदर से सड़क कटी हुई है जो एक जगह से दूसरी जगह को जोड़ती है। तो ये जंगल को काट कर ही तो बनाया गया। अब इससे जंगल दो हिस्सों में बढ़ जाता है। वो सड़क के बनने से जंगल दो हिस्सों में बढ़ गया, एक इधर का और एक इधर का, लेकिन सड़क बीच से आ रही है और सब आ जा रहे हैं उस पे। अब देखिए आगे क्या हुआ, जीवों की विलुप्ति का कारण हमने अभी तो बताया, जंगल कट गए। जब जंगल कट गए तो जंगली जानवर कहाँ जाएंगे, जब उनके पास घर नहीं होगा तो इधर उधर दौड़ेंगे। कुछ गाड़ी के नीचे आके मर गए, कुछ भूख से मर गए क्योंकि उनके घर खत्म हो गए। तो धीरे धीरे क्या हो गया, वो सारे जानवर क्या होने लगे, कम होने लगे। उनकी संख्या धीरे धीरे घटती गई, और कुछ जानवरों की संख्या तो इतनी घट गई कि वो समाप्त ही हो गए। अब विलुप्ति के कारण क्या है उन जीवों के, तो देखिए सबसे पहला कारण है कारखाने। कारखाने आप जानते हैं, जैसे जैसे आबादी बढ़ी, उद्योग धंधे बढ़े, उद्योग धंधे बढ़ने के कारण लोगों ने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और कारखाने लगाना शुरू किया। तो वो फैक्ट्रियां और कारखाने लगाए जाते थे शहर से थोड़ा बाहर की तरफ, यानी जंगल की तरफ। उससे उठने वाला जो हानिकारक धुआं होता था वो जीव जंतुओं के ऊपर गलत असर डालने लगा, और उनकी जो श्वसन प्रणाली थी और उनका जो जीवन जीने का तरीका था उसमें उसने बाधा डाली। तो उन जंतुओं की आयु क्या हो गई, कम होने लगी, और उनकी मृत्यु तेजी से होने लगी। और कुछ जंतु का पूरा समूह ही जो है उसके कारण समाप्त हो गया। उसके अगला देखिए रेलवे लाइन, ये भी एक विलुप्ति का कारण है। कि जब जनसंख्या बढ़ी और धीरे धीरे आधुनिकता आई, आधुनिकता आने के कारण पहले इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाता था, तो जैसे मैंने पहले वाले पाठ में पढ़ाया कि बैलगाड़ी से, घोड़ा गाड़ी से, ऊंट से, उससे जाता था। लेकिन जब आधुनिकता आई और रेल का इंजन बन गया, और बहुत दूर दूर तक दूरी पर आने जाने के लिए हम इस रेल का सहारा लेते हैं। अब क्योंकि एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने के लिए रेल की पटरियां बिछाई गई। अब रेल की पटरियां बिछाने के लिए क्या किया गया होगा, अगर वो जंगल के बीच से आ रही है तो वो जंगलों को काटा गया, उतने हिस्से को पूरा खाली किया गया, तब रेल लाइनें बिछी और रेल चलने लगी। अब बताइए, जो जंगली जानवर उस जगह पर रहते थे और उस हिस्से को काट कर रेल की लाइनें बिछा दी गई। आधुनिकीकरण तो हो रहा है मानव का, लेकिन उसके साथ साथ पर्यावरण के साथ क्या हो रहा है, पर्यावरण के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मानव आधुनिक होता जा रहा है, पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करता जा रहा है। रेलवे लाइनें बिछ गई, जंगल कटते चले गए, और उन जंगलों में रहने वाले जानवर भी कम होते चले गए। और देखिए ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, सड़क बनी हुई है, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं, और एक तरफ पेड़ लगा दिया। क्या बड़े बड़े जंगल काट कर कुछ पेड़ लगाना हमारा विकल्प हो सकता है पर्यावरण को बचाने का? बच्चों आप लोग खुद सोचिए कि अगर आपके घर को तोड़ दिया जाए, आपका मकान 4 मंजिला बना है, और आपके मकान को तोड़कर आपको 2 कमरों का एक मकान दे दिया जाए, तो क्या उस 4 मंजिला इमारत का विकल्प वो 2 कमरे का मकान हो सकता है? जितना ऐश आराम आप लोगों को उस 4 मंजिला बिल्डिंग में अपने घर में मिलता था, क्या उस 2 कमरे के मकान में मिलता है? नहीं मिलता है, क्योंकि उसका विकल्प वो नहीं है, उसका ऑप्शन वो नहीं है। हमने जंगल के 100 पेड़ काटे और उसकी जगह हमने 2 पेड़ लगा दिए, तो क्या उन 100 पेड़ों से निकलने वाली ऑक्सीजन, उन 100 पेड़ों पर रहने वाले पक्षी, उन 100 पेड़ों के फलों पर आश्रित रहने वाले जंतु, इन 2 पेड़ों पर रहने वाले जंतुओं, पक्षियों का विकल्प है? बिल्कुल भी नहीं है। अगर हमने 100 पेड़ काटे हैं जंगल के, तो हमें कम से कम 200 पेड़ लगाने चाहिए। तब तो हम उस सब्स्टिट्यूट को पूरा कर सकते हैं कि हमने 100 पेड़ काटे हैं, हमने 200 पेड़ लगाए, और 200 पेड़ों में कितने बड़े हो पाएंगे, कितने सूख जाएंगे। लेकिन अगर हमने 2 लगाए, 2 में हो सकता है एक सूख जाए, तो क्या एक उसकी कमी को पूरा कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। तो बच्चों कभी भी जंगल काटना या पेड़ काटने की तरफ आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के हाथों में ही अब प्रकृति का भविष्य है। ये प्रकृति का संतुलन बना रहेगा तो आपके द्वारा, या संतुलन बिगड़ेगा तो भी आप ही के द्वारा। देखिए चौड़ी चौड़ी सड़कें बन गई, जंगल कट गए, कुछ पेड़ बाकी रह गए, बड़ी बड़ी इमारतें बन गई। वन्य जीव कहाँ चले जाएं? वन्य जीव अपने जंगल के इतने से एरिया में सिमट कर रह गए। उसी में सिमटने के कारण ना तो वो पनप पाए, ना वो संख्या में आगे बढ़ पाए, और धीरे धीरे समाप्ति की कगार पर पहुंच गए। नेक्स्ट देखिएगा, गैर कानूनी व्यापार।
जंतुओं की विलुप्ति का एक कारण गैर कानूनी व्यापार भी है। आपने देखा होगा कि हाथी दांत के लिए हाथियों को मारा जाता है। हाथी दांत जो उसकी हड्डी होती है, जो सामने के दो कैनाइन दांत दिखाई देते हैं, जिनको हम हाथी दांत कहते हैं, सिर्फ उन हाथी दांतों के लिए गैर कानूनी तौर पर हाथियों का शिकार किया जाता है, क्योंकि ये जो हाथी दांत होता है, इस हड्डी से बहुत ही कीमती आभूषण और गहने बनाए जाते हैं। बहुत सुंदर सुंदर जो है सजावटी सामान बनाया जाता है। तो लोग हाथियों को मारते समय, जो व्यापारी होते हैं, जो गैर कानूनी व्यापार करते हैं, ये भी नहीं सोचते हैं कि हम सिर्फ अपने फायदे के लिए, सिर्फ रुपया कमाने के लिए हम एक जंतु को मार रहे हैं, जिसकी तो कोई गलती नहीं। उसको प्रकृति ने ये सुंदर दांत दिए हैं और हम उस सुंदर दांतों के लिए, अपने फायदे के लिए उसको मार रहे हैं। तो ये हाथी दांत हो गया। अभी देखिए ये क्या दिखाई दे रहा है आप लोग को, बाघ। बाघ की खाल आप लोगों ने पिक्चरों में अक्सर अगर टीवी पर देखा होगा, तो लोग अपने अपने घरों में बाघ की खाल को सजा कर रखते हैं, या बाघ का चेहरा जो होता है उसमें खाल भर के, भूसा भर के सजा के रखते हैं। हम लोगों ने तो पिक्चरों में ही देखा है। क्यों रखते हैं? शिकार किया, एक अपनी शान दिखाने के लिए, शिकारी के मैंने बाघ का शिकार किया है, तो उसकी खाल को निकलवा कर उसमें भूसा भर के टंगवा देते हैं, ताकि दूसरे आने जाने वाले तारीफ करें, उनकी बहादुरी दिखाए। क्या एक निरीह पशु को मारना बहादुरी के समान है? बहादुरी बच्चों वो होती है जब हम किसी की जान बचाएं, बहादुरी वो नहीं होती है जब हम किसी के प्राण लें। तो ये देखिए, ये गैर कानूनी व्यापार भी जंतुओं की विलुप्ति का एक कारण है। आगे देखिए, बारहसिंघा और गैंडे के सींग। इसी तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि बारहसिंघा के जो सींग होते हैं और जो गैंडे की नाक के सींग होते हैं, ये भी बहुत ही ज्यादा मजबूत होते हैं, और इसको भी लोग अपने घर में सजाने के लिए सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, और ये लाखों में बिकते हैं। इसीलिए लोग इनका अवैध व्यापार करके अवैध रूप से इनको मारते हैं और इसको बेचते हैं। हालांकि अब तो सरकार ने इस पर रोक लगाकर एक अधिनियम पारित कर दिया है, जिसे कहते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। इस अधिनियम के तहत गैर कानूनी तौर पर जानवरों का शिकार करना मना है, अब नहीं कर सकते, और अगर करेंगे तो उनको जेल और जुर्माना हो सकता है। चलिए बच्चों, अब हम आते हैं आगे विलुप्त प्रजातियों के ऊपर। अभी तक हमने आपसे बताया कि जंगल कटे सड़कों के कारण, कारखानों के कारण, खेतों के कारण हैं, और रेल की पटरियों के कारण जंगल कट गए और जंतुओं की संख्या कम होने लगी, और कुछ तो ऐसे हो गए कि बिल्कुल दुनिया से गायब हो गए। मतलब पूरी दुनिया में अब उसकी एक भी प्रजाति नहीं पाई जाती है। ये हम मान लें कि कुछ जंतु ऐसे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है विलुप्त प्रजातियां। तो जीव जंतुओं की वे प्रजातियां जो संसार से विलुप्त हो चुकी हैं और अब संसार में कहीं भी नहीं पाई जाती हैं, उन प्रजातियों को विलुप्त प्रजातियां कहते हैं। यानी वो प्रजातियां जो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी हैं और दुनिया के किसी भी कोने में वो नहीं पाई जाती है, उन प्रजातियों को विलुप्त प्रजातियां कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण देखिए, जैसे मैमथ, डायनासोर, लाल पांडा और डोडो पक्षी। अब मैं आपको इन लोगों के चित्र दिखाती हूँ। देखिए ये है मैमथ। मैमथ हाथी के समान देखने में एक जानवर व जंतु हुआ करता था, बस इसके शरीर के ऊपर घने बाल होते थे और इसके जो दांत थे वो बहुत ही ज्यादा बड़े हुआ करते थे, और इसका सर भी जो है वो हाथी के कंपैरेटिवली जो है वो बड़ा होता था। तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है आपको कि देखने में ये हाथी के जैसा ही लगेगा, लेकिन ये हाथी नहीं, ये मैमथ था। ये प्रजाति अब दुनिया से खत्म हो चुकी है। देखिए दूसरा, ये आपको दिखाई दे रहा है पक्षी, ये पक्षी डोडो पक्षी है। ये अभी जब हम लोगों ने बचपन में सुना था, जब हम लोग छोटे थे, तो उस समय तक के ये देखी जाती थी। मतलब हमारे मम्मी पापा लोग बताते हैं कि डोडो पक्षी जो है वो भी रिसेंटली ही जो है वो विलुप्त हुआ है। तो अगर देखा जाए तो मैमथ के कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो सबसे करीबी समय में विलुप्त हुई प्रजाति जो है वो डोडो पक्षी की है। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये डायनासोर है। देखिए ये भी डायनासोर है। ये शाकाहारी नहीं, ये मांसाहारी डायनासोर है, और ये वाला डायनासोर शाकाहारी डायनासोर है। तो डायनासोर बहुत ज्यादा पाए जाते थे एक समय में, लेकिन पृथ्वी के वातावरण में अचानक से परिवर्तन होने के कारण क्या हुआ, ये अपने आप को उस तापमान पर, उस वातावरण में नहीं रख पाए जिंदा, और ये समाप्त हो गए। आज सिर्फ इनके अवशेष मिलते हैं, और वैज्ञानिक लोग पता लगाते हैं कि ये किस तरीके से रहते होंगे, किस तरीके से जीते होंगे, इनका आकार कैसा होगा, क्योंकि इनकी हड्डियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये आप लोगों ने देखा इसको जानवर को, ये लाल पांडा है।
लाल पांडा जो है, जैसे आप लोगों ने पांडा देखा है, पांडा तो अभी भी पाया जाता है, लेकिन ये रेड पांडा जो है वो अब विलुप्त हो चुका है। ये लंगूरों की प्रजाति का, जैसे लंगूर होते हैं उसी तरीके से, उन्हीं से मिलता जुलता एक जीव होता है, उसी की तरीके से पूंछ होती है। देखने में हमें इसकी पूंछ गिलहरी की तरह लगेगी और इसका चेहरा हमें थोड़ा सा लंगूर या बिल्ली के जैसा लगेगा, लेकिन ये पांडा एक अलग ही प्रजाति होती है। और ये प्रजाति जो है वो अब विलुप्त हो चुकी है, जो अब दुनिया में कहीं भी नहीं पाई जाती। तो बच्चों, आप लोगों को विलुप्त प्रजातियां समझ में आ गई होंगी। अब हम आ जाते हैं, देखिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है संकटग्रस्त प्रजातियां। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, संकट, संकट माने जिसके ऊपर परेशानी आई हुई हो, ग्रस्त यानी परेशानी में घिरी हुई प्रजातियां। अब परेशानी किसके ऊपर आता है? ये जिसका अस्तित्व समाप्त होने वाला हो, जिसको मर जाने का डर हो। तो ये वो जातियां हैं, वे जीव जंतुओं की वे प्रजातियां जो संख्या में कम रह गई हैं और विलुप्ति की कगार पर हैं, संकटग्रस्त प्रजातियां कहलाती हैं। यानी है तो, लेकिन संख्या उनकी धीरे धीरे कम हो रही है, और ऐसे ही कम होती रही तो आने वाले कुछ समय के पश्चात ये सारी जातियां भी उन विलुप्त जातियों की तरह हो जाएंगी और संकटग्रस्त ना रहकर विलुप्त बन जाएंगी। इसमें कौन कौन सा है हमारा? देखिए, राष्ट्रीय पशु बाघ, ये भी संकटग्रस्त प्रजाति में, जबकि हमारा राष्ट्रीय पशु है, हमें तो इसकी सुरक्षा और ज्यादा करनी चाहिए। गिद्ध, गौरैया, शेर, अजगर, इसके अतिरिक्त घड़ियाल, कछुआ आदि प्रजातियां भी जो हैं वो विलुप्त प्रजातियों के अंतर्गत आती हैं। ये देखिए, ये है हमारी काला हिरन। काला हिरन का नाम सुना होगा आप लोगों ने। ये भी संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्गत आता है। ये शाही, जो शाही को देखा होगा जिसके शरीर पे कांटे होते हैं बहुत सारे, ये भी संकटग्रस्त प्रजाति के अंतर्गत ही आती है। इसकी संख्या भी धीरे धीरे कम होती जा रही है और कम होते होते समाप्त होने की कगार पर है। ये गिद्ध, गिद्ध जब हम लोग छोटे थे तो हम लोगों ने बहुत गिद्ध देखे हैं और वो उड़ते रहते थे, लेकिन जब बड़े हो गए तो आज हम लोगों को गिद्ध कभी कभार एक या दो गिद्ध देखने को मिलते हैं। तो गिद्धों की प्रजाति भी अब संकटग्रस्त प्रजाति में आ गई है। नेक्स्ट, ये सब जानते हैं इसको, घर में फुदकती रहती है आंगन में। पहले कितनी सारी चिड़िया हम लोग के आंगन में आती थी सुबह शाम, लेकिन अब नहीं आती है ना, बहुत कम आती हैं, क्योंकि इनकी संख्या भी धीरे धीरे बहुत कम होती चली जा रही है। ये देखिए अजगर, अजगर इतना भारी सांप होता है, मोटा सांप होता है, लेकिन इसको भी जल्दी मारा जाने लगा। जंगल कटने के कारण ये अपना आवास कहीं नहीं बना पा रहा था, तो उसके कारण ये कभी ट्रकों के नीचे आया, कभी प्रदूषण के कारण, और ये अपनी संख्या कम करने लगा और संकटग्रस्त प्रजाति में आ गया। ये देखिए शेर, एशियाई शेर जिसे कहते हैं, एशियाटिक लाइन, वो भी संकटग्रस्त प्रजाति के अंतर्गत ही आता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे किताब की रेड डाटा बुक। सभी संकटग्रस्त जातियों की संख्या का रिकॉर्ड रखने के लिए एक किताब का निर्माण किया गया है, इसे रेड डाटा बुक कहते हैं। मतलब जितनी भी संकटग्रस्त प्रजातियां हैं पूरी दुनिया में, उन सब का रिकॉर्ड रखा जा रहा है। उन सब का रिकॉर्ड रखने के लिए जिस बुक का इस्तेमाल किया जाता है या जो बुक बनाई गई है, उस बुक को हम रेड डाटा बुक कहते हैं। इस बुक में उन सभी प्रजातियों का विवरण रहता है जो इस समय संकटग्रस्त हैं और उनकी संख्या कम है। बच्चों याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों को याद होना चाहिए कि रेड डाटा बुक क्या है। तो रेड डाटा बुक एक ऐसी किताब है जिसमें उन सभी संकटग्रस्त जातियों का विवरण रखा जाता है जो कि संख्या में कम है। अब जातियां संख्या में कम हो गई, जैसे हमारा नेशनल एनिमल टाइगर ही, गौरैया, गैंडा, ये सारी संकटग्रस्त जातियां हैं जिनको बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाथी, उसके लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए, जैसे मैंने आपको बताया था कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है कानून बनाया गया है। उसके अतिरिक्त सरकार ने गैर कानूनी शिकार पर रोक लगा दी, और तीसरा काम जो सरकार ने किया वो ये किया कि उसने नेशनल पार्क और राष्ट्रीय उद्यानों का निर्माण किया। नेशनल पार्क और राष्ट्रीय उद्यान वो स्थान है जहां पर ये सारे जंतु, यानी जितने भी वन्य जीव हैं, वो खुले में घूमते हैं। उनके ऊपर ना तो कोई रोक टोक होती है और ना उनको पिंजरे में बंद करके रखा जाता है। उनको खुले वातावरण में रखा जाता है और उनको चिन्हित किया जाता है साथ में, और ये समय पर काउंटिंग की जाती है कि इनकी संख्या बढ़ी है कि नहीं, बढ़ी है या घटी है। यहाँ पे देख लीजिए, जैसे बहुत सारे नाम है, एक दुधवा नेशनल पार्क है,
जो कि हमारे उत्तर प्रदेश में ही है, लखीमपुर खीरी में। ये दुधवा नेशनल पार्क बनाया गया था मुख्य रूप से किसके लिए? बाघ के संरक्षण के लिए। दूसरा है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये उत्तराखंड में है, ये भी बाघ के लिए मशहूर है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। कान्हा किसली अभ्यारण्य मध्य प्रदेश। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। ये तो मैंने आपको बताया कि हमारे उत्तर प्रदेश, इसके आसपास और प्रदेशों में जो राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन क्योंकि हम लोग अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें तो हमको ये भी मालूम होना चाहिए कि कुकरेल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अगर नहीं सुना होगा तो इसको जानिए कि कुकरेल में घड़ियालों और मगरमच्छों को सुरक्षित रखने के लिए वहां पर उनकी ब्रीडिंग कराई जाती है और उनके बच्चों को जो थोड़ा बड़ा होता है तो फिर नदियों में और उसमें छोड़ दिया जाता है। तो क्योंकि घड़ियाल भी एक संकटग्रस्त प्रजाति है तो उसके संरक्षण के लिए लखनऊ में कुकरेल जो है वह बनाया गया है और वहां पर उनको पाला जाता है और उनकी संख्या में वृद्धि की जाती है। अब यहाँ पे आपको बच्चों दिखाई दे रहा होगा वन्य जीवों के संरक्षण हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदम, वो तो हम बता ही चुके हैं आपको। लेकिन जब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था तो उसके बाद सबसे पहले समस्या हमारे पास क्या आई होगी? क्योंकि हमारा राष्ट्रीय पशु ही विलुप्ति के कगार पर है, तो हम किसको बनाएंगे? तो बाघों के संरक्षण के लिए एक प्रोजेक्ट टाइगर नाम का प्रोजेक्ट बनाया गया था, जिसमें सिर्फ बाघों का चिन्हीकरण किया गया था और उनकी संख्या में वृद्धि करने के लिए उपाय किए गए थे। तो ये प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो सन 1973 में लागू किया गया था और 1973 से लेकर आज तक के रिकॉर्ड अगर देखे जाते हैं तो बाघों की संख्या में काफी हद तक की वृद्धि हुई है। दूसरी चीज ये देखिए, 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। विश्व गौरैया दिवस क्योंकि गौरैया भी हमारी क्या हो गई? संकटग्रस्त है, तो हम उसको बचाने के लिए, उसकी संख्या बढ़ाने के लिए हर 20 मार्च को गौरैया दिवस मनाते हैं। और अब बच्चे भी कितने अवेयर हो गए हैं कि गौरैयों को गर्मी से बचाने के लिए अपने घर की छतों पर अनाज और पानी भरकर रखने लगे हैं। तो बच्चों, इस पाठ के साथ ही मैं आज का प्रकरण समाप्त करती हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रकरण समझ में आया होगा और अच्छे से इसको समझ लिया होगा। यदि कोई कठिनाई होती है तो आपने घर के बड़ों या अपनी शिक्षिका से सहायता ले सकते हैं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।